जय हिंद फ्रेंड। 1 अक्टूबर 2025 का आज हम मैगजीन देखेंगे, करंट अफेयर्स विजन आईएएस का। इसमें लिखा हुआ है कि भारत यूरोपीय मुख्य व्यापार संघ का व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावित हो गया। ईपीए के तहत अगले 15 वर्षों के दौरान भारत में $100 मिलियन के निवेश, 1 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजन करने की बाध्यकारी प्रतिबद्धता शामिल है। ईएफटीए के सदस्य देश इसमें आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल है। उपयुक्त देशों में स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। उसके बाद नॉर्वे का स्थान आता है। यह भारत का हस्ताक्षरित ऐसा पहला मुक्त व्यापार समझौता है जिसमें विशेष रूप से निवेश और रोजगार सृजन से जुड़ी बाध्यकारी प्रतिबद्धता शामिल हो गई। इसके मुख्य बिंदु है जैसे बाजार तक पहुंच। जैसे इस समझौते के तहत ईएफटीए अपने व्यापार में बाधा रहित प्रवेश प्रदान करेगा। इसमें भारत के 100% गैर कृषि उत्पादों के लिए बाजार खोलना भी शामिल है। साथ ही भारत में ईएफटीए के आयात से अपने डेयरी, सोया, कोयला, फार्मा और चिकित्सा उपकरणों सहित संवेदनशील क्षेत्रों को सुरक्षित रख पाएगा। सेवाएं एवं मोबिलिटी यह समझौता शिक्षा, आईटी और व्यावसायिक सेवाओं में निर्यात को प्रोत्साहित करेगा। यह नर्सिंग, चार्टर्ड अकाउंट और आर्किटेक्चर जैसे पेशेवर सेवाओं में म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट को संभव बनाता है। यह समझौता डब्ल्यूटीओ के मोड 1, मोड 3 और मोड 4 के माध्यम से बेहतर सेवा व्यापार पहुंच प्रदान करता है। मोड 1 में सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी होती है। मोड 3 में वाणिज्यिक उपस्थिति जैसे किसी एक देश की कंपनी द्वारा अन्य देश में ब्रांच स्थापित करने, सेवाओं की आपूर्ति करने। मोड 4 में होता है कि सेवाओं की डिलीवरी के लिए अन्य देशों की कमियों प्रवेश और अस्थायी प्रसार। रसायन और संबद्ध उत्पादन जैसे ईएफटीए ने भारत के 95% से अधिक निर्यात पर शून्य या कम टैरिफ प्रस्तावित किया है। भारत ने लगभग 80% उत्पादकों पर बाजार पहुंच प्रदान की है, जो ईएफटीए के 95% निर्यात को कवर करती है। बौद्धिक संपदा अधिकार यह समझौता बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधित पहलुओं के स्तर पर प्रतिद्वंद्विता सुनिश्चित करता है। भारत की जेनेरिक दवाओं से जुड़े हित के और पेटेंट की एवरग्रीनिंग संबंधी समस्याओं को पूरा समाधान किया गया है। निर्यात जो संबंधित प्रमुख लाभ होते हैं उसमें देखेंगे कि इस समझौते से भारतीय निर्यातकों को वस्त्र, इंजीनियरिंग वस्तुओं, प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादकों के लिए बाजार में बेहतर पहुंच प्राप्त होता है। ईपीए को एक मॉडल समझौता माना जाता है और इसे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलों की मजबूत मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा 2025 में शुरू हुआ समर्पित भारत ईएफटीए डेस्क एवं सिंगल विंडो मैकेनिज्म के रूप में काम करेगा। यह मैकेनिज्म विनियाम प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा और ईएफटीए देशों के निवेश को भारत में बढ़ावा देने में मदद करेगा। इसमें हम देखेंगे कि जो एनसीआरबी रिपोर्ट में भारत में दुर्घटना से संबंध मौतों में वृद्धि को उजागर किया गया, उसमें क्या-क्या है? एक्सीडेंटल डेथ्स एवं सुसाइड इन इंडिया 2023 रिपोर्ट में 2022 से 2023 तक आंकड़े का प्रकाशित किए गए हैं। इसमें मुख्य बिंदु है कि कुल एक्सीडेंटल मृत्यु यह 2023 में बढ़कर 4,44,104 हो गई, जो 2023 में 4,30,504 थी। इन यातायात दुर्घटनाओं की वजह से 44.6% आकस्मिक मृत्यु से 14.3%, डूबने से 8.5% मृत्यु हुई। सड़क दुर्घटना या 2023 में बढ़कर 4,64,029 हो गई, जबकि 2022 में 4,46,768 थी। जो सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई है 2023 में 1.6% बढ़कर 1,76,826 हो गई, जो कि 2012 में 1,71,100 थी। प्रमुख दुर्घटना स्थल
आवासीय क्षेत्रों के निकट 30.2% एवं स्कूल कॉलेजों के निकट 7.1% थी। इससे प्राकृतिक कारण है कि इसमें 6,444 मौतें बिजली गिरने और 39.7%, जबकि गर्मी हीट स्ट्रोक से 12.5% आदि के कारण हुई। रेलवे दुर्घटना कुछ 24,678 मामले दर्ज किए गए और इन दुर्घटनाओं में 21,803 लोगों की मौत हुई। 53 शहरों में दुर्घटनाएं जो होती हैं देखेंगे, मुंबई हो गया, पुणे हो गया, बेंगलुरु, दिल्ली, जयपुर। शहरों में एक्सीडेंटल मृत्यु दर जैसे 41 है, जो 30.9 के राष्ट्रीय औसत से अधिक है। यातायात दुर्घटना में होने वाली मौतों वाले शीर्ष राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। अंडमान एवं निकोबार, झारखंड, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश में दुर्घटनाओं के बाद घायलों की संख्या से अधिक मरने वालों की संख्या रही है। यह एक दुर्लभ पैटर्न है। दुर्घटनाओं के इस कारण है कि तेज गति से वाहन चलाने से 61.4% मौत हुई, खतरनाक लापरवाही से वाहन चलाने या ओवरटेक करने से 23.7% मौत हुई। खराब मौसम की स्थिति चलते 2.1% नशे में वाहन चलाने, शराब, ड्रग्स से 1.7% और जानवर द्वारा सड़क पार करने के दौरान 2.8% मौत हुई है। अन्य कारण इसमें वाहन में गड़बड़ी और सड़क खराब स्थिति, अचानक ब्रेक लगाना आदि शामिल है, जो कि इसमें भी मौत की इंक्लूडेड है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी ने एक्सीडेंटल डेथ सुसाइड इन इंडिया 2023 रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में कहा है कि आत्महत्या के मामलों में वृद्धि 2023 में दर्ज आत्महत्या के कुल मामलों में 2022 की तुलना में 0.3 की वृद्धि हुई है। हालांकि आत्महत्या की दर में 2022 की तुलना में 2023 में 0.8% की कमी आई। आत्महत्या दर वाले शीर्ष राज्य केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक आत्महत्या दर दर्ज की गई। इसके बाद क्रमशः सिक्किम और केरल के स्थान है। शहरों में आत्महत्या की दर असल भारतीय आत्महत्या दर की तुलना में अधिक है। कुल आत्महत्याओं में सर्वाधिक प्रतिशत हिस्सेदारी वाले राज्य 2023 में देश में आत्महत्या के कुल मामलों में सर्वाधिक प्रतिशत हिस्सेदारी महाराष्ट्र की है। इसके बाद क्रमशः तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल की हिस्सेदारी। आत्महत्या के कुल मामलों में पुरुष महिला अनुपात जैसे 72.8 है, इसका अनुपात है 27.2। आत्महत्या के प्रमुख कारण है पारिवारिक समस्याएं जो 31.9% है, विवाह संबंधी समस्याओं के अलावा। ठीक है। दूसरा है बीमारी में 19%। तीसरा है नशीली दवाओं का सेवन, शराब की लत में 7%, विवाह संबंधी मुद्दे जो है 5.3%, प्रेम संबंध 4.7%, दिवालियापन कर्ज का जो है 3.8%, बेरोजगारी का 1.8 और परीक्षा में असफलता लगभग 1.8%। किसान आत्महत्या कुल जो है 10,786 किसानों ने आत्महत्या की, जो देश में दर्ज आत्महत्या के कुल मामलों का 6.3% है। किसान, खासकर कृषि मजदूर द्वारा आत्महत्या का एक भी मामला दर्ज नहीं करने वाले राज्य पश्चिम बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, झारखंड है, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और गोवा है। आत्महत्या को रोकने के लिए शुरू की गई पहल, जैसे आत्महत्या निवारण के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2022, इसका उद्देश्य 2030 तक आत्महत्या मृत्यु दर को 10% कम करना है। सॉरी। टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एवं नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स, ये 24/7 आधार पर निःशुल्क टेली मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सहायता प्रदान करता है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम एमएचपी, इसका उद्देश्य सुलभ और विकेंद्रीकृत मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है। मनोदर्पण या केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की एक परियोजना है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों और परिवारों के मानसिक स्वास्थ्य सेहतमंदी के लिए मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना है। आरबीआई ने 6 सदस्यीय भुगतान विनियमन बोर्ड का गठन किया। यह बोर्ड भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 तक भुगतान प्रणाली को विनिमय एवं पर्यवेक्षण का कार्य करता है। इस नए बोर्ड का गठन भुगतान और निपटान वाली विनिमय एवं पर्यवेक्षण बोर्ड के स्थान पर किया गया है। भुगतान विनियामक बोर्ड, जैसे इसका संगठन है कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम की धारा 3 के अनुसार बोर्ड में निम्नलिखित शामिल होंगे, जैसे पदेन
अध्यक्ष के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर, पदेन सदस्य के रूप में आरबीआई के उप गवर्नर जो भुगतान और निपटान प्रणाली के प्रभारी हों। आरबीआई का एक अधिकारी जिसे रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड द्वारा पदेन सदस्य के रूप में नामित किया जाए। केंद्र सरकार द्वारा नामित 3 व्यक्ति जो भुगतान प्रणाली, आईटी, साइबर सुरक्षा कानून के विशेषज्ञ हो। कार्यकाल 4 वर्ष, दोबारा नियुक्ति के पात्र नहीं, 6 सप्ताह के नोटिस पर त्याग पत्र दे सकते हैं। सदस्य के रूप में नामित होने के लिए निम्नलिखित व्यक्ति पात्र नहीं है: जो 70 वर्ष से अधिक उम्र का हो, जो दिवालिया घोषित किया गया हो, जो किसी अपराध में 180 दिन या उससे अधिक के कारावास के लिए दोषी ठहराया गया हो, जो संसद या किसी राज्य विधायिका का सदस्य हो आदि। आरबीआई के प्रधान विधि सलाहकार अस्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में कार्य करेगा। आरबीआई भुगतान विनियामक बोर्ड की बैठकों के लिए विशेषज्ञों, अस्थायी तदर्थ को भी आमंत्रित कर सकता है। भुगतान विनियामक बोर्ड की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक अनिवार्य है। बैठक के लिए अध्यक्ष या उनके अनुपस्थिति में उप गवर्नर और एक नामित सदस्य सहित 3 सदस्य का कोरम अनिवार्य है। निर्णय लेना है कि बोर्ड में निर्णय उपस्थिति और मतदान वाले सदस्यों के बहुमत से लिया जाएगा। किसी विषय पर बराबर की संख्या में मत मिलने के पर अधिक या उनकी अनुपस्थिति में उप गवर्नर के पास निर्णयात्मक मत होगा। इसमें हम देखेंगे कि भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के बारे में, जो लक्ष्य है कि भारत में भुगतान और प्रणालियों को विनियमित पर्यवेक्षण करना। इसमें म्यूचुअल क्लियरिंग से लेकर आरटीजीएस और एनईएफटी जैसे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर तक शामिल है। केंद्रीय प्राधिकरण जैसे भुगतान और निपटान अवसंरचना की देखभाल के लिए आरबीआई को केंद्रीय प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है। ग्राहकों की सुरक्षा या कानूनी अनुचित शुल्कों के वसूलने पर प्रतिबंध लगाकर और गलतियों के लिए मध्यवर्तियों को जवाबदेह ठहराकर उपभोक्ताओं को सुरक्षा सुनिश्चित करता है। वैज्ञानिकों ने जलवायु संगठन के समाधान के रूप में कोरल जियो इंजीनियरिंग परियोजनाओं के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी। इसमें सुझाव दिया कि ध्रुवीय क्षेत्रों के प्रस्तावित जियो इंजीनियरिंग समाधान में जिम्मेदार जलवायु उपायों के आवश्यक मापदंडों का पूरा करते हैं। जियो इंजीनियरिंग परियोजनाओं का प्रकार जैसे स्ट्रेटोस्फेरिक एयरोसेल इंजेक्शन, इसमें वायुमंडल की ऊपरी परत में सल्फर डाइऑक्साइड या कैल्शियम कार्बोनेट जैसे एयरोसेल का कृत्रिम रूप से छोड़ना शामिल है, ताकि सूर्य के प्रकाश का परावर्तित करने पृथ्वी की सतह का ठंडा रखा जा सकता है। इसमें संबंधित चुनौतियां हैं कि टर्मिनेशन आप यदि ये परियोजनाओं में अचानक बंद हो जाती है तो वैश्विक तापमान तेजी से बढ़ सकती है। अप्रभावित होना यह उपाय सूर्य की रोशनी की कमी के कारण ध्रुवीय क्षेत्रों में सर्दियों में प्रभावित नहीं है, इसी प्रकार गर्मियों में भी प्रभावित नहीं है, क्योंकि मौजूदा बर्फ और बर्फ के पठार पहले से ही सूर्य के अधिकांश प्रकार का परावर्तित कर देते हैं। समुद्री जीवन बाधित कृत्रिम संरचनाएं, मछली और गहरे पानी में आकार तलाशने वाले समुद्री अर्धसंधारी जैसे समुद्री जीवों के दैनिक क्रियाकलाप में हस्तक्षेप कर सकती है। महासागरीय धाराओं के प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो सकती है। संरचनाओं में जंग लगने या शरण में समुद्र में विषाक्तता के फैलने का खतरा उत्पन्न हो सकता है। सी कंटेंट सी बाल्स, इसमें बड़ी उपरावक संरचनाओं की समुद्री नीतल से जल जोड़कर गर्म समुद्री जल को ध्रुवीय बर्फ की चादरों तक पहुंचने से रोकना शामिल है। समुद्री बर्फ का प्रबंधन जैसे बर्फ की परावर्तनता बढ़ाने के लिए ग्लास माइक्रोबीट जैसी सामग्री का उपयोग और बर्फ की कृत्रिम रूप से मोटा करना। इसमें समुद्री जल को बर्फ पर या हवा में पंप करके जमाने की प्रक्रिया भी शामिल है। पर्यावरणीय विषाक्तता माइक्रोबीट्स, ग्लास माइक्रोबीट्स जैसे सामग्रियों का मुख्य रूप से कैप्टन जैसे अकशेरुकी जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। प्रतिकूल प्रभाव पड़ना जैसे माइक्रोबीट्स सूर्य की रोशनी को अवशोषित कर सकते हैं, जिससे निव्वल तापमान में वृद्धि हो सकती है। इसमें हम देखेंगे कि जो बेसल वाटर रिमूवल है, ग्लेशियर के नीचे की सब ग्लेशियर जल को कम करने के, बर्फ की चादरों के पिघलने की गति को धीमा करना और समुद्री जल स्तर में वृद्धि को कम करना है। उत्सर्जन वाला समाधान इस तकनीकी पर लगातार निगरानी रखने और उस रखरखाव की आवश्यकता है। ओशन फर्टिलाइजेशन, लोहे जैसे पोषक तत्व को ध्रुवीय महासागरों में छिड़काव करके फाइटोप्लैंक्टन की
की वृद्धि प्रोत्साहित करना, जिसमें वायुमंडल में अधिक CO2 महासागर में अवशोषित किया जा सकता है। इकोसिस्टम में व्यवधान इस तकनीकी की वजह से किसी प्रजाति की संख्या बढ़ सकती है। इनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कोई तंत्र नहीं होने की स्थिति में स्थानीय खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल अनिश्चितता उत्पन्न हो सकती है। पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, हानिकारक सैलाब प्रस्फुटन की परिघटना बढ़ सकती है आदि। हम इसमें अन्य सुर्खियों में देखेंगे कि साइफोन संचालित थर्मल विलवीकरण प्रणाली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के वैज्ञानिकों ने साइफोन संचालित तापीय विलवीकरण प्रणाली विकसित की है। यह प्रणाली समुद्री जल को स्वच्छ पेयजल में बदल देती है। नई प्रणाली में वैश्विक नालीदार धातु की सतह से बने कंपोजिट साइफन का उपयोग किया जाता है। फैब्रिक जलाशय से खारे जल को खींचता है और गुरुत्वाकर्षण निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करता है। इसमें नमक क्रिस्टलीकृत होने से पहले ही बहा दिया जाता है। इसके बाद पानी गर्म धातु की सतह पर एक पतली परत के रूप में फैलकर वाष्पित हो जाता है। 2 मिलीमीटर दूर तक मौजूद ठंडी सतह पर संघनित हो जाता है। एल्युमीनियम और फैब्रिक जैसे कम लागत वाली सामग्रियों का उपयोग करके निर्मित यह प्रणाली पूरी तरह से सौर ऊर्जा अपशिष्ट आधारित ऊष्मा पर संचालित हो सकती है। विशेषताएं हैं कि यह तीव्र, सस्ती और अधिक दक्ष तकनीक है। वेटेज एवरेज कॉल रेट, जैसे आरबीआई मौद्रिक नीति के परिचालक लक्ष्य के रूप में ओवरनाइट वेटेज एवरेज कॉल रेट का उपयोग जारी रखेगा। ओवरनाइट वेस्टेज एवरेज कॉल रेट के बारे में, जैसे यह वह औजार ब्याज दर है जिस पर बैंक एक दूसरे से ओवरनाइट यानी केवल एक दिन के लिए पैसा उधार देता है या उधार देता है या उधार लेते हैं। इसका महत्व है कि यह बैंकिंग सिस्टम में अल्पावधि के लिए उधार की लागत को दर्शाता है। इसमें आरबीआई को यह निगरानी करने में मदद मिलती है कि बैंकों के लिए फंड प्राप्त करना कितना आसान या कठिन है। यदि डब्ल्यूएसीआर बढ़ता है तो इसका मतलब है कि उधार लेना महंगा हो रहा है। यदि डब्ल्यूएसीआर घटता है तो इसका मतलब है कि उधार लेना आसान हो गया है। इसमें आगे हम देखेंगे कि विशेष गहन पुनरीक्षण। बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसमें है कि इसमें सभी पात्र नागरिकों का मतदान सूची में नामांकन सुनिश्चित करने के लिए घर घर जाकर सत्यापन किया जाता है। अनुच्छेद 324 के तहत भारत निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची में पात्र मतदाताओं को पंजीकृत करने का अधिकार है। कानूनी प्रावधान, जैसे संविधान का अनुच्छेद 326 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, इसमें महत्व है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए मतदान सूची का सूचिता सुनिश्चित करता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में हम देखेंगे कि जो 2024 में हुए संशोधन में लागू हो गए हैं, इसके बारे में। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का कानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज है, जिसे 196 देशों ने स्वीकार किया है। बीमारियों के अंतर्राष्ट्रीय प्रसार को रोकना, उससे बचाव करना, नियंत्रण करना और लोक स्वास्थ्य उपाय सुनिश्चित करना, साथ ही इसके निपटने के क्रम में अंतर्राष्ट्रीय यातायात और व्यापार में अनावश्यक बाधा उत्पन्न होने से बचना भी शामिल है। इसकी शुरुआत 19वीं सदी से मानी जाती है, जब व्यापार की वजह से फैलने वाली बीमारियों को रोकने के लिए क्वारंटाइन उपाय लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान संगठन, भारत के अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान संगठन की परिषद के भाग सेकंड के लिए चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान संगठन के बारे में, जैसे स्थापना यह 1944 के शिकागो कन्वेंशन के तहत स्थापित एक विशेषीकृत संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है, जो कुल 193 सदस्य हैं। भारत इसके संपादक सदस्य में से एक है। यह कार्य है ICAO के। यह वायु परिवहन में सुरक्षा, दक्षता और सततता के लिए वैश्विक मानकों का समन्वय करता है। यह ग्लोबल एयर मोबिलिटी नेटवर्क का सुचारू तरीके से संचालन सुनिश्चित करता है। व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान, पर्यटन, सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। इसमें हम देखेंगे कि निर्यात, जो उत्पादन पर शुल्क और करों की वापसी का योजना है, इसमें क्या है। रो रोडटेप योजना की अवधि मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई। रोडटेप योजना के बारे में हम देखेंगे कि जनवरी 2021 में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जो केंद्र और राज्य और स्थानीय स्तर पर लगाए गए ऐसे करों, शुल्कों और लेवी को वापस करना, जो किसी अन्य योजनाओं के तहत वापस नहीं किए जाते। इससे वस्तुओं पर छिपी हुई लागत कर दी जाती है, जिससे भारतीय निर्यात वैश्विक बाजार सस्ते होकर प्रतिस्पर्धी हो सकता है। यह योजना निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के विनिर्माण को और वितरण के दौरान लगाए गए करों को शामिल करती है।
संक्रामक राइनोट्रेकाइट्स आइवर। भारत में पहली बार ग्लाइकोप्रोटीन ई जीई डिजिटल दीवा मार्कर वैक्सीन आईवीआर बीमारी के खिलाफ लॉन्च किया गया। ये वैक्सीन का नाम है रक्षा आईवीआर है। रक्षा आईवीआर जानवरों में आईवीआर बीमारी से जुड़ी बाध्यपन, गर्भपात और दूध उत्पादन में कमी जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद करती है। आईवीआर के बारे में, इस बीमारी में जानवरों के ऊपरी श्वसन तंत्र में तीव्र सूजन हो सकती है, जिससे कारण है कि यह बीमारी बोवाइन हर्पिस वायरल 1 के संक्रमण से फैलती है। पार्श्विक कानूनी सहायता संधि से जो एमएलएटी है, केंद्र सरकार ने गाय की मौत की जांच हेतु सिंगापुर के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधि म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी को लागू करने का निर्णय किया। इसका संधि के बारे में है कि जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है, यह समझौता है जो आपराधिक मामलों में जांच, साक्ष्य जुटाने, अभियोजन चलाने और प्रत्यर्पण में अन्य देशों के कानूनी सहायता के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है। भारत द्विपक्षीय संधियों, समझौतों, बहुपक्षीय संधियों, समझौतों, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के माध्यम से पारस्परिक आश्वासन के आधार पर आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानून प्रदान करता है। भारत ने रूस, अमेरिका, फ्रांस, संयुक्त अमीरात, अफगानिस्तान, तुर्की के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। अब हम देखेंगे कि जो सुर्खियों में स्थल है, फिलीपींस राजधानी मनीला है इसका। फिलीपींस में 6.9 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है। इसमें भौगोलिक स्थिति है कि फिलीपींस दक्षिण पूर्व एशिया का द्वीपीय देश है। यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। सीमावर्ती जल निकाय इसके पूर्व में फिलीपीन सागर, दक्षिण में सेलेब्स सागर, दक्षिण पश्चिम में सुलू सागर तथा पश्चिम में व उत्तर में दक्षिण चीन सागर है। इसकी विशेषताएं हैं कि जो माउंटेन एपो है, इसका मेन बिंदु है और मुख्य नदियां जैसे कागायान नदी, रियो ग्रांडे की कागायान, मिंडानाओ, अगुसान आदि। जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसून। ठीक है, इसमें हम देखेंगे इस डायग्राम में कि यहाँ पे चाइना, लाओस है, थाईलैंड, ठीक है, ये ब्रुनेई है, फिलीपींस है, यहाँ पे है। तो आज का करंट अफेयर्स 1 अक्टूबर का यहीं तक था और 2 अक्टूबर को हम नेक्स्ट डे देखेंगे। बने रहिएगा चैनल पे। थैंक यू।